गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग द हिंदू 6 तारीख का। तो पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं है, जस्ट सूचना के लिए है। सिविल डिफेंस ड्रिल सरकार ने शुरू की है। सिविल डिफेंस ड्रिल, नागरिक रक्षा ड्रिल। ये आज होनी है 6 तारीख को। है क्या बेसिकली, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, ये नागरिकों के लिए ड्रिल है। मॉक ड्रिल की जाएगी सरकार के द्वारा नागरिकों को। सिविल का मतलब क्या हुआ? नागरिक। डिफेंस रक्षा, तो नागरिकों को अपनी रक्षा के लिए स्वयं की रक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल डिफेंस ड्रिल कोई पूछता है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नागरिक देश के, उनको अपनी रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है कि मान लीजिए कोई आक्रमण होता है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। तो जैसे जब ये ड्रिल होगी तो एक सायरन बजेगा। कोई आक्रमण हुआ, जैसे इससे पहले 1965 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब ये घटना हुई थी। 71 में भी हुआ, तो 99 में भी। तो ये जब सायरन बजेगा, स्पेसिफिक सायरन होता है जिसकी आवाज़ होती है, तो उसमें नागरिकों को क्या करना होता है, इसी के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। चूँकि ये ड्रिल है, ड्रिल का मतलब ये होता है कि मॉक ड्रिल, किसी घटना के होने से पहले ही उस घटना का वैसा ही करके एक टेस्टिंग कर लिया जाता है। ठीक है, तो नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें होगा कि अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना। आपने सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। दूसरा, खाने पीने का सामान, मेडिकल किट, ये सब चीज़ें अपने पास रखें। जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करें, जो असहाय वर्ग हैं उनकी सहायता करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना। घर की लाइटें बंद कर देना। लाइटें बंद करने से पता ये चलता है कि अगर कोई जो इक्विपमेंट है दुश्मन का वो देख रहा है तो उससे पता चल जाए कि ये शहर वाला क्षेत्र है। जब शहर वाला क्षेत्र पता चल जाता है तो वो उस पर आक्रमण करता है, क्योंकि वो कोई भी दुश्मन जब होता है तो वहाँ आक्रमण करता है जहाँ पर लोग होते हैं, जहाँ पर हताहत ज़्यादा हो, नुकसान ज़्यादा करे। इसलिए लाइटें बंद करना भी इसमें शामिल है। तो ये सिविल डिफेंस ड्रिल का पार्ट हो गया। ठीक है, क्या था इसमें जो आज न्यूज़ में था? दूसरा है यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, इन पर आरोप लगे थे कैश के लिए। नाम मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, जस्टिस यशवंत वर्मा। पर आरोप लगा था कैश का। उनके जो आवास था, सरकारी आवास, वहाँ से नोट मिले थे, अधजले नोट। तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी थी, आंतरिक जांच समिति गठित की थी। तो हमें ये पता हो कि कम से कम इसमें मेंबर्स कौन कौन थे। तो 3 मेंबर थे इसमें। मतलब 3 मेंबर, मतलब ये हुआ कि 3 सदस्यीय कमेटी थी। तो जज कौन कौन से थे, जो नाम क्या है उनके, ये हमें पता हो। जस्टिस सील नागू, ये पंजाब जो हाई कोर्ट है वहाँ से थे, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
दूसरा जीएस संधावालिया, जीएस संधावालिया। ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस। और अनु शिवरमन, अनु शिवरमन, ये जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस हैं। ये सारे दोनों चीफ जस्टिस हैं ऊपर, ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज हैं। ये 3 मेंबर की कमेटी थी, इन्होंने जांच कर ली है अपनी और रिपोर्ट सौंप दी है सीजीआई को। ठीक है, सीजीआई मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको रिपोर्ट दे दी है। अब जो एक्शन होगा उसके बाद होगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पंजाब हरियाणा के बीच जल का जो विवाद चल रहा है वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, केस कर दिया गया है इसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। क्या विवाद है इन दोनों के बीच का? कल हमने चर्चा की थी, फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि हरियाणा को जो जल मिलता है वो 4000 क्यूसेक मिलता है, CUSECS। वो कह रहा है इसको बढ़ाकर 8000 क्यूसेक कर दिया, 8500 क्यूसेक। तो ये क्यूसेक इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, जल को मापते कैसे हैं। तो डैम जो बांध होते हैं उससे जो जल निकलता है, कितना जल हो रहा है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी यूनिट है क्यूसेक। क्यूसेक का फुल फॉर्म है क्यूबिक फुट पर सेकेंड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जल बहाव अगर नापना है तो क्यूसेक में नापते हैं। एक क्यूमेक भी होता है, CUMECS। तो यहाँ M आ गया, M फॉर होगा या मीटर, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हरियाणा ने कहा कि हमारा जल जो हमको मिल रहा है वो बढ़ाया जाए। इसी का विरोध कर रहा है पंजाब की, इन्होंने अपना जल क्या कर लिया, पंजाब इसका विरोध कर रहा है कि ये अपना जल पहले ही 100% से ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं या इनको दिया जा चुका है, इसलिए और जल इनको हम नहीं देंगे। ये विवाद है। अब विवाद का इशू क्या है वो समझते हैं। 3 डैम है यहाँ पर, डैम मतलब बांध, जिनको लेकर इशू शुरू हुआ है। और डैम तो 4 हैं। एक है रंजीत सागर डैम, रंजीत या रणजीत सागर, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। दूसरा है पोंग बांध, ये पोंग बांध है ब्यास नदी पर। और 2 हैं आपके भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा और नांगल एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग डैम हैं, छोटे छोटे। भाखड़ा डैम जो है हमारा, ये हरियाणा में है, ओ सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और नांगल डैम है पंजाब में। ये दोनों ही डैम बने हुए हैं सतलुज नदी पर। 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। किस पर बने हैं, सतलुज नदी पर बने हुए हैं। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर याद करेंगे रावी नदी पर, रा फॉर रंजीत सागर या रणजीत सागर, ये बना हुआ है रावी नदी पर। इन बांधों से जल मिलता है कितने स्टेट्स को, एक तो यहाँ से जल मिलता है HR को, हरियाणा को। दूसरा राजस्थान को। तीसरा दिल्ली को।
बाकी पंजाब को तो मिल ही रहा है, हिमाचल प्रदेश भी यूज ही कर रहा है। ठीक है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। विवाद यहाँ पर, चूंकि डैम पंजाब में है तो पंजाब ने मना कर दिया है कि हम अब और जल हरियाणा को नहीं देंगे, ये मना कर दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस जो बांध है, यहाँ से जो जल निकलता है उसके लिए एक बोर्ड बना है, BBMB नाम से। फुल फॉर्म क्या हुआ? भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये यहाँ से निकलने वाले जल को या छोड़े जाने वाले जल को रेगुलेट करता है, और किसको कितना जल मिलेगा ये यही कंट्रोल करता है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो इसने कहा कि जो है हरियाणा को कुछ जल दे दिया जाए, 4000 क्यूसेक का। इसका निर्णय था जिसका पंजाब ने विरोध किया कि भाई हम जल नहीं देंगे। तो यही विषय है जो अब आगे पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर हमें समझना होगा 2-3 चीज़ें कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं जो ऐसा हो रहा है। देखिए, जल जो आता है यहाँ से डैम से, कहीं पर भी आता है, देखिए कोई डैम होता है तो उसके जल का जो उपयोग होता है फिक्स उपयोग है, हमेशा याद रखेंगे, हर जगह काम आएगा वही। क्या? एक तो घरेलू उपयोग में, घरेलू उपयोग मतलब घर में हम लोग जो पानी पीते हैं वहाँ पर पहुँचाया जाना, पानी पीना, नहाना धोना, इन कामों के लिए। दूसरा हो जाएगा आपका, जो लोग गांव वाले क्षेत्र में हैं तो कृषि के लिए, कृषि में क्या करते हैं? सिंचाई। दूसरा, अगर शहर में हैं तो उद्योगों के लिए जल चाहिए, तो औद्योगिक यूज लिखते हैं, उद्योगों के लिए। तो ये जल का उपयोग होता है। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा के बीच जल क्या बन गया है? एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब ये स्थिति बनी ही क्यों? संघर्ष क्यों? संघर्ष क्यों है? इसका रीजन इस बात में है, पंजाब का जो स्टेटमेंट है उससे हमें समझ में आएगा कि क्या समस्या है। पंजाब ने कहा है कि डैम जो बांध हैं इसमें जल का स्तर क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है, जल का स्तर काफ़ी निम्न है, मतलब बांध में जल लगभग निचले स्तर पर आ गया है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा भी काम नहीं चल पाएगा। जल का स्तर निम्न है, हो गया है। क्यों? कारण क्या है कि शीतकालीन वर्षा जो होनी थी वो हुई नहीं उतनी। शीतकालीन वर्षा, उससे जल इसको मिल जाता डैम में और भर जाता जल, तो शीतकालीन वर्षा कम हुई है। दूसरा, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो समय का खेल इसमें ज़्यादा है। कैसे? ग्रीष्म काल है, गर्मी में क्या होता है? पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पानी की डिमांड ज़्यादा, और गर्मी में जो जल होता है बांध में, बांध या नदी कहीं से भी हो, वहाँ गर्मी में क्या होता है? जल का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि जो बर्फ़ पिघलती है उसी से नदियों में जल प्रवाहित होता है। बारिश तो हो नहीं रही है, तो जल का स्तर बहुत कम हो जाता है और जल की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो इसको ऐसे देखते हैं, ये हो गई हमारी ज़रूरत, और नदियों में जल हो गया यूए। तो ज़रूरत, डिमांड इतनी है हमारी, मांग जल की, और सप्लाई बहुत कम है। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच का साइज देख रहे हैं, इसमें आपको ज़रूरत 1000 क्यूसेक की मान लीजिए, यहाँ आ रहा है 500 क्यूसेक,
आधा ही जल आ रहा है। तो 500 का गैप हो गया। अब 500 का गैप पूरा कैसे होगा? पूरा हो तो नहीं सकता कहीं से, क्योंकि जल अचानक से कहीं तो पैदा नहीं होगा। जल नदियों से ही आता है या ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है नहीं उतना अधिक। तो इसी वजह से संघर्ष हो रहा है। ये मेन रीजन संघर्ष का है। तो समस्या यहाँ, अगर ये ग्रीष्मकाल मौसम ना हो, अभी बारिश हो जाए, मानसून का सीजन हो, तो ये विवाद ही नहीं होगा। क्योंकि जब मानसून होगा तो खूब सारी वर्षा हो रही होती है, वर्षा है तो जल है। तो सोचिए जल कितना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हरियाणा संघर्ष नहीं करेगा तो उसकी समस्या क्या है? उसके गांव, जो क्षेत्र में, जो हरियाणा राज्य में खेती हो रही है, वो प्रभावित हो जाएगी। कृषि प्रभावित होने का मतलब किसान प्रभावित होगा, किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, उद्योगों को जल नहीं मिलेगा, शहरों में पानी नहीं मिलेगा, तो कितनी सारी समस्याएं होने वाली हैं उससे। तो ये भी एक समस्या है हरियाणा की। इसका सलूशन क्या हो सकता है? इसका जो हल है, एक तो हल इसमें पहले से बात हुई थी कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल बनाई जाए। SYL कैनाल, कैनाल का मतलब होता है नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर बनाई जाए, मतलब सतलज और यमुना के बीच में नहर बनाकर पानी की आपूर्ति की जाए। दूसरा, फसलों का विविधीकरण किया जाए। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा दोनों में। कारण क्या है कि वहाँ पर खेती की जा रही है किसकी? राइस की, और राइस में जल ज़्यादा यूज होता है। प्लस वाटर को संरक्षित किया जाए, जल संरक्षण, और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज किया जाए। ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल। भूमिगत जल जमीन के नीचे से जो हम लोग हैंडपंप से निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी रिचार्ज किया जाए, पुनर्भरण किया जाए। तो ये कुछ हल हो सकते हैं इसको लेकर के। एक और बात इसमें, जब भी जो ये जल विवाद की स्थिति आती है तो वहाँ पर दो शब्द सुनने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या? राइपेरियन स्टेट्स, अपर राइपेरियन स्टेट्स और लोअर रिपेरियन स्टेट्स। तो ये क्या होता है रिपेरियन स्टेट्स? रिपेरियन स्टेट, तो ये होते हैं दो, ऊपरी और निचले। तटवर्ती राज्य, तटीय राज्य, ऊपरी तटीय राज्य या तटवर्ती राज्य। जब भी विवाद होगा तो यही होगा, और यहाँ पर निचले वाले को विवाद होगा, समस्या ज़्यादा होती है। कैसे? मान लीजिए कि ये यहाँ से दूसरा राज्य शुरू हो रहा है इस तरफ, ये है नदी का प्रवाह, ठीक। इस तरफ मान लीजिए कि पंजाब है, इधर हरियाणा है एग्जाम्पल के लिए। तो ये पंजाब, चूँकि जल का फ्लो इधर हो रहा है, ये तो पंजाब हो जाएगा अपर रिपेरियन स्टेट, मतलब जिसकी तरफ से बह रहा है वो अपर, और ये हो जाएगा नीचे। जल ऊपर यहाँ पर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये ऊपरी वाला तटवर्ती राज्य होगा, ये नीचे वाला। तो दिक्कत किसे होगी? नीचे वाले को, क्योंकि इसके जल को ये ऊपर वाला रोक लेता है। यही दिक्कत, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का विवाद चल रहा है, वो भी तो यही है। भारत अपर रिपेरियन स्टेट है और चीन नीचे है, ओ पाकिस्तान नीचे है। तो यहाँ पर अगर इंडस वाटर में भारत अपर रिपेरियन में आएगा और पाकिस्तान लोअर में आएगा। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ पर नीचे हो जाएगी,
और चीन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जल कहाँ से निकल रहा है, चीन से निकल रहा है और भारत को आता है। तो देखिए जल किस तरह से राज्यों के बीच में और देशों के बीच में विवाद उत्पन्न कर रहा है। ठीक, तो अभी ये आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे क्या इशू है इसका मेन, और आप लोग लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट है रेबीज़ को लेकर के। रेबीज बीमारी, केरल में एक बच्चे की डेथ हो गई है, कई बच्चों की डेथ हुई, इस बीच में न्यूज आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेबीज बीमारी कैसे होती है। ये कुत्तों के काटने से, विशेष रूप से जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनके काटने से हो जाती है। और कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन कारण क्या है इसका? जब कुत्ते काटते हैं तो एक वायरस का ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो रेबीज बीमारी होती है वायरस से। वायरस से बीमारी और कौन सी है, तो मैं नाम लिख देता हूँ कुछ के, जैसे कि मम्स, जिसको गलसुआ बोलते हैं हम लोग, गले के पास सूजन आ जाती है, कान के नीचे। ठीक है, तो ये भी वायरल होता है। इसके अलावा आपका जो एड्स बीमारी है वो भी वायरल होती है। डेंगू आपका, ये भी वायरल है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया आप लोग लिख लेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। चिकनगुनिया भी वायरस से होता है। रूबेला भी वायरस से होता है। वहीं आपकी एक बीमारी है टीबी, जो बहुत सुनते हैं आप लोग, तो ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बीमारी के बारे में हमने कुछ जाना। एक विवाद और चल रहा है, धान की दो प्रजातियां खोजी गई हैं, विकास किया गया है, खोजी नहीं गई हैं, विकास हुआ है। धान की दो प्रजातियों का विकास, उसको लेकर विरोध शुरू हुआ है। कल हमने चर्चा किया था इस मुद्दे पर, धान की जो दो प्रजातियों का विकास हुआ है। तो धान की जो दो प्रजातियां विकसित हुई, उनके नाम, एक का नाम है कमला और दूसरी का नाम है पूसा डीएसटी राइस। PUSA, पूसा DST राइस 1, ये नाम है। विकास किसने किया है संस्था ने? तो कमला का विकास किया है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में है। और इसका विकास किया है दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने किया है। इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं ICAR के अंडर में काम करती हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में है। ठीक है, इन दोनों ने इन दो प्रजातियों का विकास किया है। कमला प्रजाति का जो विकास किया गया है सांभा मंसूरी से किया गया है। सांभा था नहीं है, भा है, सांभा मंसूरी से। और प्रभाव क्या होगा कि इसका जो ईल्ड है, उत्पादकता इसकी ज़्यादा होगी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी।
दूसरा, इसमें समय भी कम लगता है, 15-20 दिन के समय की बचत होती है। 115-120 दिन लगते हैं लगभग, तो समय भी कम लगेगा, 15-20 दिन बचेंगे, तो ये कृषि के लिए हेल्पफुल होता है। पूसा DST राइस में क्या है, ये जो विकास किया गया है, इसके जो गुण हैं इसमें, ये सूखा सह हैं, डीप फॉर ड्रॉट, और लवण सह हैं, सूखा प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी, और हीट स्ट्रेस, गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकता है ये धान का जो वैरायटी विकसित किया गया है। और इन वजहों से क्या होगा, इसका जो उत्पादन है, ये चीज़ें इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसके उत्पादन को, तो उत्पादन क्या होगा, बना रहेगा। ये वैरायटी इस समय इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, कारण क्या है, इस समय देखिए जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, तो क्या कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, कहीं लवणता ज़्यादा है, तो या वर्षा नहीं हुई तो लवणता बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, कृषि का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में हमें इस समय जो क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है, उसमें हमें ऐसे ही बीजों की आवश्यकता है जो कि सूखा को प्रतिरोधक क्षमता उसकी हो, सूखा को लेकर के, उस सूखे में भी किसान जो है उत्पादन कर सकें धान का। तो ये दोनों इसलिए हमारे लिए आवश्यक हैं। अब विरोध इनका क्यों चल रहा है, सिविल सोसाइटी के संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है इसमें सेफ्टी, बायो सेफ्टी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, या उनका उल्लंघन किया गया है जो बायो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जैव सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है इसमें, एक बात। दूसरा, इसका जो प्रभाव होगा पर्यावरण पर, नकारात्मक प्रभाव होगा। कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो जांच है पर्याप्त रूप से नहीं की गई है, स्वतंत्र संस्था के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग पैन इंडिया स्तर पर करवाई जाए तो बेहतर है, जो कि इन्होंने नहीं करवाया है। तो ये चीज़ें हैं इसके विरोध के पीछे के कारण। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी इसको इसमें यूज हुई है, हम दो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर यूज हुई है GE, हम लोग जानते हैं GM के बारे में। ये GE वाली पहली टेक्नोलॉजी है जो भारत में यूज की गई है, ऐसा मानना है। ये क्या है GE वाला, GM का एग्जाम्पल हमारे पास है BT कॉटन। GE का पहला एग्जाम्पल हम लोग यही पढ़ रहे हैं, या अभी यही विकसित किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है GE का, जीनोम एडिटेड। एडिट का मतलब आप लोग जानते हैं, परिवर्तन करना, कुछ चेंज करना। तो इसमें क्या होता है, जीनोम क्या होता है, किसी जीव, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो कोई भी जीव है या कोई प्लांट है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, संपूर्ण जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं जीनोम। संपूर्ण जेनेटिक मटेरियल जीनोम कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इज, हम लोगों में DNA होता है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो किसी के शरीर में उपस्थित संपूर्ण DNA, एक कोशिका में उपस्थित संपूर्ण DNA क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो GE में क्या किया गया, जो जैसे ये DNA होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें बॉन्ड्स लगे होते हैं, ये बेस पेयर्स होते हैं। उसका एक भाग जिस पर सूचना होती है,
डीएनए का एक भाग जिस पर सूचना होती है जीन कहलाता है। तो हम आ गए जीन के स्तर पर। तो हमने जो फोकस किया ये हो गया पोर्शन जीन। ये इस जीन में हम कुछ परिवर्तन करेंगे, एडिट करेंगे। जैसे ये वाला जो जीन है इसमें मान लीजिए कि ये यहाँ पर कुछ कोडिंग है, हमने इसको हटा दिया। ये हमने हटा दिया इसको। तो अब इससे कुछ ऐसा परिवर्तन होगा उस पौधे में कि उसके कुछ गुण बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन बढ़ जाएगा, हो सकता है उससे सूखा प्रतिरोधी गुण आ जाए उसमें। तो ये हम पता करेंगे कौन से जीन पर कौन सा गुण है, उसको वो सुधार कर देंगे। तो मान लीजिए ये गुण आ गया सूखा प्रतिरोधी का। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जीई में, जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी में। ठीक, यहाँ जो टेक्निक यूज़ किया है उसका नाम है SDN1। इतना अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, हम कंसेप्ट समझ गए यहाँ पर जीनोम एडिटेड का। यहाँ GM में क्या है, ये है मान लीजिए कि आपका DNA किसी फसल का। ये किसी फसल का DNA है, किसी फसल का। यहाँ धान चल काटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कपास का। यहाँ क्या किया गया, BT काटन, GM स्टैंड्स फॉर जीनोम मॉडिफाइड। जीनोम मॉडिफाइड, जीन मॉडिफाइड, जीनोम क्या लिखना, जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीन मॉडिफाइड पूरा लिखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो इसका फुल फॉर्म GM को लिख देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब होता है परिवर्तित, बदलाव किया गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन में मॉडिफाई किया गया। जीन हम लोग समझ रहे हैं क्या होता है, DNA का एक भाग जिस पर होती है सूचना। सूचना क्या होती है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, लंबाई कितनी होगी, शरीर की चौड़ाई कितनी होगी, कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या हैं, सूचना होती हैं जो जीन पर कोडेड होती हैं। यहाँ जीन मॉडिफाई किया गया कैसे, एक है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, मान लीजिए बैक्टीरिया का DNA। और मुझे लगा कि ये जो पोर्शन है इससे एक, जब जो इस जीन पर कोडिंग है उस कोडिंग से एक जनरेट होता है विष। कोडिंग को जब प्लांट पढ़ता है तो उससे बनाता है विष, एक प्रोटीन बनाता है जो विष का काम करता है। किसके लिए, जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए। और ये किसका जीन है, BT, बेसिलस थूरिजियंसिस, GIENSIS, स्पेलिंग कहीं देख लेंगे आप, बेसिलस थूरिजियंसिस बोलते हैं। ये इसका DNA था। उसके एक भाग में एक जीन है जो कोड कर कर बनाता है एक प्रोटीन जो काम करती है विष का। किसके लिए, इंसेक्ट का। ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम चाहते हैं कि काटन का जो प्लांट है उसमें ये विष बने और उस पर जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो उसको खाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इस जीन को यहाँ से लिया और यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये जीन जितना पोर्शन था हमने सीधे यहाँ पर लगा दिया, ये सीधा वहाँ का पोर्शन काट के यहाँ लगा दिया गया इसमें। इस तरह से एडिटिंग की गई इसके DNA में। तो काटन का DNA तो बदल गया। अब काटन का DNA बदल गया। अब इस DNA की फसल तैयार होगी, मतलब बीज तैयार किए गए, बीज जब बोया जाएगा
तो उसमें अब ये कॉटन वाला जो पेड़ है ये वही प्रोटीन बनाएगा विष वाला एक, जो किसके लिए विष का काम करेगी, इंसेक्ट के लिए, और इंसेक्ट जब खाएगा तो मर जाएगा। ये है पूरी टेक्नोलॉजी जीएम की। तो जीएम में क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया का जीन लाया गया। ये बैक्टीरिया सॉयल बैक्टीरिया है, जमीन में पाया जाने वाला, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि जीएम वाली क्रॉप में एक दूसरे बैक्टीरिया या किसी अन्य चीज से जीन को लाकर इसमें इंसर्ट किया गया, जबकि जीई वाले में केवल उसमें बदलाव किया गया, हमने कुछ बाहर से नहीं लेकर आए। जब कोई चीज बाहर से लाई जाती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन जीन। तो यहाँ पर फॉरेन जीन है, मतलब विदेशी जीन। विदेशी जीन इन द सेंस होता है क्योंकि ये अपने आप में डोमेस्टिक माना जाता है, तो इसके बाहर से कुछ भी आएगा वो फॉरेन जीन हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। बीटी कॉटन जब बना या इस टेक्नोलॉजी से जब बनाते हैं तो जो सरकार है उसका इवैल्यूएशन करती है। एक कमेटी बना रखी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इसका मूल्यांकन करती है। जीई इस वाली क्रॉप में क्या किया, सब चीज़ों से छूट दे दी कि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए विरोध हो रहा है कि इसका ट्रायल तो करवाइए, कम से कम फील्ड ट्रायल हो, लोग देखें और जो नियम है इस पर लागू करिए। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब आप लोग मुद्दा काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। WTO में कंप्लेन कर दी है यूएसओ ने। क्या कंप्लेन की है? छोटी सी कंप्लेन है। अमेरिका का कहना है कि भारत के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, लिंक मतलब जुड़ी हुई, इंसेंटिव मतलब उत्पादन कराओ और इंसेंटिव ले जाओ। कोई कंपनी है उत्पादन करेगी तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, यही है। इस स्कीम को भारत ने लागू कर दिया है एक सेक्टर के लिए, उसका नाम है स्टील सेक्टर। उसमें एक स्टील उत्पादन होता है विशेष प्रकार की स्पेशलिटी स्टील या हाई ग्रेड की स्टील का उत्पादन होता है। इस पर भारत ने कर दिया है, यह है मुद्दा। तो अब अमेरिका का कहना है इस पर कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है क्या, स्टील, तो भारत इस पर सब्सिडी क्यों दे रहा है, इस पर प्रोत्साहन क्यों दे रहा है। इसलिए ये क्या है, ये WTO के नियम के खिलाफ है। पर्याप्त रूप से उपलब्ध है और इसके द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है भारत के द्वारा वो क्या है, गलत है। तो इसको सब्सिडी को बंद करवाइए। ये है अमेरिका का स्टैंड। हम क्या कह रहे हैं, भारत का कहना है साफ साफ, हमने स्कीम चालू की है, सही बात है। सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी सही बात है। सब्सिडी हम दे रहे हैं ये भी ठीक है। हम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है। कौन सी स्टील, ये वाला जिस पर हमने सब्सिडी दी है, स्पेशलिटी स्टील या हाई ग्रेड स्टील का इंपोर्ट करता है। हम चाह रहे हैं, भारत चाह रहा है कि हम इसका उत्पादन घर में करें। उत्पादन कहाँ हो, घर में करें। घर मतलब भारत में करें और हमें आयात पर निर्भर ना रहना पड़े। घर में हो और आयात हमें ना करना पड़े।
मतलब ये कि हम चाह रहे हैं, भारत चाह रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने स्टील के मामले में, क्योंकि जब आप किसी देश से आयात करते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। कल को वो बंद कर देगा स्टील को देना, तो आपका देश कैसे चलेगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने स्टील के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं, इस स्पेशलिटी स्टील के क्षेत्र में, ताकि हमको आयात ना करने पड़े। तो हम आत्मनिर्भरता के लिए ये सब्सिडी दे रहे हैं, एक स्टैंड। दूसरा, इनको दिक्कत है निर्यात से, तो हम भाई निर्यात के लिए तो सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं, निर्यात के लिए सब्सिडी नहीं है, निर्यात के लिए सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। सब्सिडी का मतलब होता है सहायक पैसा, कुछ छूट दी जाती है सरकार के द्वारा पैसे के रूप में, कि भाई 100 का टन उत्पादन करोगे तो 1 लाख रुपये हम दे देंगे, कुछ ऐसा होता है। तो निर्यात के लिए सब्सिडी हम दे ही नहीं रहे हैं। हम सब्सिडी किसके लिए दे रहे हैं? भारत सब्सिडी दे रहा है उत्पादन बढ़ाओ, देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? हम कह रहे हैं कि हमारे देश में निवेश करिए, विदेशी निवेश आए, निवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। हम निर्यात की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जब चीज़ें होंगी तो हम चाहते हैं कि रोज़गार भी कुछ सृजन हो हमारे यहाँ। तो यही हमारा उद्देश्य है, रोज़गार का निर्माण करना, ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, देश स्टील के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, उत्पादन हो। तो ये हमारा उद्देश्य है, ना कि निर्यात हमारा उद्देश्य है। यहाँ एक बात हम नोट रखेंगे, भारत स्टील का जो प्रोडक्शन है उसमें दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये स्टील हमारे यहाँ नहीं है, या इसकी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। नोट में क्या कर सकते हैं हम लोग? नोट में सबसे पहले आपको याद रखना है कि GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले था, ये 1948-49 में बनाया गया था, इस पर सहमति हुई थी। इसी को रिप्लेस किया गया है WTO से, इसका फुल फॉर्म ये रिप्लेस किया गया है तो वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन। इसको यहाँ पर लाया गया, इसकी जगह पर GATT की जगह पर लाया गया WTO को। GATT में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के व्यापार को रेगुलेट करता था GATT। WTO में गुड्स भी शामिल हैं, वस्तुएं भी शामिल हैं, प्लस सेवाएं भी शामिल हैं। एक फ़ायदा। दूसरा, WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी, 1 जनवरी को ही हुआ था। सन कौन सा है? 1995। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक। इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ एक राउंड है, कभी सुनने में आया है, तो उरुग्वे। चलिए खैर, इसको नहीं बात करते हैं। तो ये हमने WTO के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। और लास्ट टॉपिक है हमारा कास्ट सेंसस को जो चल रहा है मुद्दा, उस पर है। हमने 2-3 दिन डिस्कस कर चुके हैं कास्ट सेंसस पर। आज फिर से कुछ नए एस्पेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि मुद्दा क्या है। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। भारत में पहले हम जनगणना जान लेते हैं। जनगणना में क्या करते हैं? लोगों की गिनती करते हैं कि देश में कितने लोग हैं। जनगणना की शुरुआत 1872, सबसे पहली बार। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। नियमित रूप से हमने कब से आरंभ की? 1881 से। वो कौन था? वायसराय, तो रिपन था। तो हमने यहाँ से जनगणना आरंभ की। ये जनगणना हम करते रहे
1931 तक 1931 तक ये जो गणनाएं हुई, इसमें जाति जनगणना होती थी, जाति की गणना की गई। तो और 41 में भी जनगणना की गई थी जाति की, ऐसा नहीं कि 41 में नहीं हुई, लेकिन इसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। तो डाटा पब्लिश नहीं किया गया, इसलिए हमारे पास पब्लिकली लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो आखिरी जनगणना जो हुई थी कास्ट की, वो कौन सी है? 1931 की है, 31 की, जिसका डाटा हमारे पास उपलब्ध है। और इसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1951 से, तो क्या किया गया? 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। 1951 के बाद से SC और ST प्लस धार्मिक, रिलीजियस काउंट, धार्मिक मतलब किस धर्म के कितने लोग हैं, ये तीनों करवाए गए, लगातार हो रहे हैं भारत में। SC की जनगणना भी हो रही है, ST की भी हो रही है और धार्मिक भी हो रही है, लेकिन जो OBC है इसकी गणना नहीं करवाएगी। ठीक, अब मुद्दा यही OBC पर टिका हुआ है। तो इस OBC पर ही मुद्दा टिका हुआ है। अब बात ये चल रही है कि OBC की गणना भी करवाई जाए कि कितना समुदाय है, कौन कौन से लोग हैं जो OBC कैटेगरी में शामिल हैं, या कौन कौन सी जातियां हैं देश में, इसकी गणना होगी। तो देश में जातियों की गणना होनी है अब कास्ट सेंसस से। अब ये जो होगा OBC की गणना, देश में जातियों की गणना जो होगी, तो OBC का ही नहीं करवाया गया था, उसका होना है। तब देखो OBC या जनरल किसका है, सबका होता है, कैसे होता है वो बात की बात है। अब होगी जातियों की गणना इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो OBC को लेकर जो केंद्र बिंदु है, तो ये एडिटोरियल इसी पर केंद्रित है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, द हिंदू से, ठीक है। तो देश में जातियों की गणना होगी। इससे पहले एक बार करवाया गया था, आपको याद होगा, SECC के नाम से, 2011, सेक 2011, इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। लेकिन ये जो करवाया गया था ये जनगणना से अलग था, इसकी पहली समस्या है। इस बार जो जनगणना होगी ये सेंसस के साथ होगी। किसके साथ? सेंसस के साथ होगी। OBC को लेकर एक आयोग बनाया गया था, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं OBC को। इसकी गणना के लिए एक आयोग बना था, उसका नाम था काका कालेलकर। काका कालेलकर 1953 में बनाया गया था। 55 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने बताया लगभग 2300 कम्युनिटी के बारे में बताया कि 2300 समुदाय हैं OBC के, 2300 जातियों के बारे में इन्होंने बताया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पॉलिटिकल कंसेंसस बना नहीं। तो आगे हुआ क्या? फिर एक मंडल कमीशन बनाया गया, मंडल आयोग, और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई वर्ष 1980 में, 1980 में जब रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की, उस मंडल कमीशन ने बताया कि देश में जो आंकड़ा है OBC का, कितने लोग हैं, लगभग 52% लोग हैं। और इसने आरक्षण की रिकमेंडेशन दी जो इस समय चल रहा है 27% की। और जिन्होंने जो बताया था मंडल ने 52%, ये आंकड़ा कहाँ से लिया गया था? ये आंकड़ा है 1931 के सेंसस से लिया गया था।
क्योंकि ये आखिरी साल है जब जातिगत जनगणना करवाई गई थी। अब इसको लागू तो किया नहीं गया, जनता पार्टी के समय का शायद इशू है ये, तो ये लागू नहीं हुआ। ये लागू किया वीपी सिंह की सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें बहुत सारे संवैधानिक इशूज भी हैं, लेकिन हम मोटा मोटा समझ ले रहे हैं कि क्या है। इन्होंने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया और आरक्षण पार्सली देकर 27% का आरक्षण दे दिया गया। जब इसको आरक्षण दिया गया 27% का, तो ये इशू आया कि इनका जो डेटा है वो बहुत पुराना है, 1931 का डेटा है। तो डेटा क्या है, अपडेट नहीं है। तो इसका मुद्दा भी आया कि डेटा को अपडेट किया जाए। तो इसी से निकल कर आया आपका कास्ट सेंसस करवाया जाए, ताकि पता चले कि देश में कौन कितने परसेंटेज हैं, मतलब किसका कितना परसेंटेज है। फायदा क्या होगा इसका? लाभ ये होगा कि देश में जब लोगों के बारे में पता चलेगा कौन सी जातियां कितने परसेंट हैं, तो उसका फायदा ये होगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय प्लस उनको लेकर सरकार नीतियां बना सकेगी, क्योंकि जब तक जानेगी नहीं कौन कितना अगड़ा है कौन कितना पिछड़ा है, तो नीतियां कैसे बनेंगी? तो नीतियां बनाई जा सकेंगी। ठीक है, योजनाओं का लाभ इनको मिल पाएगा। तो ये इसके लाभ और नुकसान जो भी हैं ये हो गए, जो अभी इशू चल रहा है जातिगत जनगणना का। यहाँ पर आपके जरूरी क्या है, जो आयोग काका कालेलकर आयोग, मंडल, वीपी सिंह, ये आपको बेसिकली याद रखने हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक आयोग बिहार में जो बनाया गया था, मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? मुंगेरी लाल, जो बनाया था वहाँ के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन बनाया था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर ने, जो जिसने इसने भी जो है आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये हमने इस कास्ट सेंसस के कुछ जो नए पॉइंट्स थे उसको हमने इसमें शामिल किया। ठीक है, तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको। कल हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। थैंक यू।